नमस्कार, अनिल कुमार मारवाल, व्याख्याता पॉलिटिकल साइंस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 का टॉपिक जो राजनीति विज्ञान के भाग ब में इकाई फर्स्ट का पार्ट 2 जो पहले क्लास में हमने पढ़ा था। मूल अधिकार जो नागरिकों को प्रदान किए गए भारत के संविधान के द्वारा, उसमें हमने पहला जो मूल अधिकार था समानता का अधिकार वो पढ़ लिया था। आज जो दूसरा है मूल अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक जो दिए गए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मूल संविधान में जो स्वतंत्रता के अधिकार थे वो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 7 दिए गए थे, लेकिन 19 जो है अनुच्छेद उसको हटा दिया, जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित था उसको, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि मूल अधिकार भी 7 दिए गए थे, उनमें संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया। तो हम अब ये अनुच्छेद 6 के अंतर्गत जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं वो 6 रह गए हैं। उनमें सबसे पहला है, अपन पढ़ते हैं, पहले इनको बारी बारी से देख लें फिर इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1)। दूसरा है अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) है। तीसरा है संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1)। नंबर 4 पर आता है आपके सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) है। नंबर 5 है निवास की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1)। और छठा है वृत्ति व व्यापार की स्वतंत्रता, 19(1)(6). 19(6) के बारे में मैं बता चुका हूं कि इसको विलोपित कर दिया गया है, कानूनी अधिकार जो बना दिया गया, संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं। इसके बाद में अनुच्छेद जो 20 है वो संरक्षण प्रदान करता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21 है, इसे दैहिक और प्राण की स्वतंत्रता का संरक्षण भी कहते हैं। और शिक्षा का अधिकार जो 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है 21(क), और जो स्वतंत्रता के अधिकार में बंदीकरण से संरक्षण, अनुच्छेद 22 में दिया गया है। हाँ। अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं कि पहला है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1)(क). अनुच्छेद 19(1)(क) में ये प्रावधान किया गया है, नागरिकों को ये स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वो भाषण, अपने विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, वो अभिव्यक्त कर सकता है अपने आप को और किसी के भी विचार या स्वयं के विचारों का वो प्रचार प्रसार कर सकता है। लेकिन उसमें कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं राज्य के द्वारा। यदि विदेशी सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, अखंडता और विदेशी मैत्री संबंध या राज्य की अवमानना से संबंधित या किसी के मानहानि से संबंधित या किसी नैतिक और दुराचार से संबंधित है या उसके विचार जो हैं वो किसी आपराधिक कृत्य को उकसाने वाले हैं तो उन पर राज्य हित में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नंबर 2 पे आते हैं आपके अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, 19(1)(ख) में। देखिए बच्चों, जो स्वतंत्रता का अधिकार, जो शांतिपूर्ण, किसी भी नागरिक को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से बिना अस्त्र शस्त्र लिए कोई भी सम्मेलन कर सकता है। लेकिन इसमें भी वही प्रतिबंध लगाया गया है कि राज्य की एकता और अखंडता को अगर खतरा पहुंचे तो इस प्रकार के सम्मेलन को राज्य हित में प्रतिबंधित किया जा सकता है। हम यहाँ केवल कक्षा 12 की दृष्टि से हम पढ़ रहे हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। नंबर 3 पे है संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1)(ग). ये जो स्वतंत्रता का अधिकार 19(1)(ग) में प्रदान किया गया है, ये नागरिकों को यह अधिकार प्रदान करता है कि वो अपने द्वारा किसी भी प्रकार के संघ और समुदाय का निर्माण कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भी सोसाइटी का निर्माण कर सकता है, लेकिन यहाँ पर भी उसके ऊपर वही प्रतिबंध है, राज्य की एकता और अखंडता, यानी राज्य को हानि पहुंचे तो उस प्रकार के संघ और समुदाय को राज्य प्रतिबंधित कर सकता है। नंबर 4 पर चले अपन तो सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) है।
यानी भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को, जो भारत का नागरिक है, उसको यह अधिकार प्रदान करता है कि वो राज्य की सीमा में, भारत की सीमा में कहीं पर भी स्वतंत्र रूप से आ जा सकता है। उसको किसी प्रकार की रोक टोक, किसी प्रकार के लाइसेंस या वीजा की जरूरत नहीं है। वो बिना रोक टोक के सर्वत्र निर्बाध आवागमन कर सकता है। ये अनुच्छेद 1 में प्रावधान किया गया है, 19(1) में प्रावधान किया गया है। 5वां है निवास की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1). ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उसका जो 5वां पॉइंट है वो निवास की स्वतंत्रता, कि भारत का नागरिक भारत की राज्य सीमा में कहीं पर भी बिना बेरोक टोक निवास कर सकता है। 19(6) के बारे में 1(6) के बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि यह संपत्ति से संबंधित था। नंबर 6 पे प्रति व्यापार की स्वतंत्रता, 19(1)(6). भारत के नागरिक को ये स्वतंत्रता है कि वो अपनी आजीविका कमाने के लिए, अपने जीवन संचालन के लिए किसी भी प्रकार के वृत्ति, व्यापार, आजीविका या जीविकोपार्जन का कार्य कर सकता है, उसको स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन यहाँ पे भी प्रतिबंध है कि राज्य की एकता और राज्य की हित को देखते हुए, एकता, अखंडता और हित को देखते हुए, जो नशीली दवाइयां हैं या मादक पदार्थ हैं या हथियार हैं, खतरनाक पदार्थ हैं, रासायनिक पदार्थ हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए। उनका व्यापार करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। ये तो 19 जो अनुच्छेद था उसके जो प्रावधान थे 6, उनके बारे में पढ़ने विस्तार से अध्ययन किया। बात करते हैं अनुच्छेद 20 की, जो मूल अधिकार है इससे संबंधित है। ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण से संबंधित है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को जब तक किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया, अर्थात जब तक व्यक्ति कानून का उल्लंघन नहीं करता है तब तक उसको किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। ये संरक्षण देता है ये प्रावधान। दूसरा, ये संरक्षण करता है कि किसी व्यक्ति को किसी भी एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, यानी एक से अधिक बार उसको सजा प्राप्त नहीं होगी या सजा नहीं दी जा सकती है। नंबर 3 इसमें प्रावधान है कि जिस अपराध के लिए उसको दोषी ठहराया गया है, उस अपराध के लिए जो सजा निश्चित है या निर्धारित अवधि है, उस अवधि या निश्चित सजा से उसको अधिक सजा नहीं दी जा सकती। ये प्रावधान अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 21 में जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21 जो है ये महत्वपूर्ण है। ये प्राकृतिक नियमों से संबंधित है कि इसके अनुसार व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत जीवन को त्यागने का अधिकार नहीं है या किसी को लेने का अधिकार नहीं है। ये स्वतंत्रता प्रदान करता है उसको जीवन जीने की, व्यक्तिगत जीने की, और इसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहते हैं। और जब तक उसको जीवन जीने का अधिकार है तब तक विधि द्वारा मान्य प्रक्रिया के द्वारा इसको वंचित नहीं किया जा सकता हो, यानी किसी अपराध के लिए उसको दोषी दे दिया, फांसी की सजा दे दी जाती है, तब तक उसके जीवन को छीन लेने का अधिकार किसी को प्रदान नहीं करता है। इसमें 44वें संशोधन अधिनियम के द्वारा इसमें प्रावधान किया गया कि आपातकाल की स्थिति में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो जारी रहेगा, इसको निलंबित नहीं किया जाएगा। इसी में अनुच्छेद 21 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा का अधिकार और जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21 के जोड़ा गया है। इसके अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के लोगों, बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की गारंटी प्रदान की गई है और इसको नीति निर्देशक तत्वों से हटाकर मूल अधिकारों में जोड़ दिया गया है। अनुच्छेद 22 की बात करें तो ये बंदीकरण से संरक्षण के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है और ये किसी भी व्यक्ति को जब बंदी बना लिया जाता है या गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको ये जानने का अधिकार है कि उसको किस कारण से बंदी बनाया गया है। नंबर 2 है कि उसको कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है कि वो अपना बचाव पक्ष रख सकता है।
नंबर 3 है, जब उसको बंदी बना लिया गया है तो 24 घंटे के भीतर भीतर उसको किसी न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन इसका अपवाद है, निवारक नजरबंदी के अधीन ये जरूरी नहीं कि 24 घंटे के भीतर उसको न्यायाधीश के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। हम पढ़ते हैं निवारक नजरबंदी क्या है। निवारक नजरबंदी से तात्पर्य है कि बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के, यानी बिना किसी अदालत किए हुए व्यक्ति की नजरबंदी से है। और जो निवारक नजरबंदी है इसका कारण है निवारण के लिए नजरबंदी, यानी इसका जो तात्पर्य है वो ये है कि अपराध करने पर दंडित करना नहीं है, बल्कि अपराध करने से पहले अपराध को रोकने से है। कहने का तात्पर्य है, यदि राज्य कोई अनुमान हो जाए या कोई धमकियां मिल रही हो राज्य की सुरक्षा से संबंधित, तो उस व्यक्ति को बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के नजरबंद किया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को देखने के लिए ये अनुमान हो जाए कि ये भविष्य में कोई ना कोई अपराध करने वाला है, तो उस अपराध को रोकने के लिए शंका के आधार पर उसको बंदी बनाया जा सकता है। लेकिन ये अवधि 3 माह तक रहती है। अगर 3 माह से अधिक उसको नजरबंद किया जाता है तो एक परामर्शदात्री समिति होती है, उससे अनुमोदन आवश्यक होता है और उसका जो अध्यक्ष होता है वो उच्च न्यायालय का जज होता है। अब हम राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कुछ कानून बनाए गए हैं जिनके कारण जो निवारक नजरबंदी का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो दिसंबर 1980 में एक अध्यादेश के द्वारा लागू किया गया, बाद में इसको कानून का रूप दे दिया गया। और इसका दूसरा संशोधन जून 1984 में जो लाया गया, उसमें इसको और भी कठोर बना दिया गया। इसमें जो प्रावधान थे वो ये थे कि जातीय सांप्रदायिक दंगों के लिए अगर कोई व्यक्ति प्लान बना रहा है तो उसको निवारक नजरबंदी के द्वारा नजरबंद किया जा सकता है। और जून 1984 में इसको और कठोर बना दिया गया। केवल ये जम्मू कश्मीर राज्य में ये लागू नहीं होगा, उसके अलावा पूरे देश, संपूर्ण देश में ये लागू होगा। और इसमें जो प्रावधान किया गया कि अगर किसी व्यक्ति की निवारक नजरबंदी की अवधि समाप्त हो जाती है या आदेश रद्द हो जाता है तो उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है जज के अनुमान, और अलग अलग कारणों के लिए जज को अलग अलग फैसले देना आवश्यक होगा। इसके बाद में जो आर्थिक सुरक्षा से संबंधित मामला है उसके लिए भी कानून जो बनाया गया है, विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निरोधक अधिनियम 1974 लागू किया गया है। इसी प्रकार गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अध्यादेश जो लागू किया गया है 2 सितंबर 2004 में, ये पोटा के जो कानून था पोटा, उसको समाप्त कर दिया गया। और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद को रोकने के लिए, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए इस कानून की आवश्यकता हुई, तो इसको सितंबर 2004 में अध्यादेश को लाया गया। और इसमें जो अधिकांश जो प्रावधान है वो पोटा कानून से ही लिए गए।